हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 फरवरी 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, मतलब खेल भावना को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में से एक ऐसे प्लेयर को चुना जाता है, और वो 2021 की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो चुना गया है। और ये प्लेयर न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम है डैरिल मिचेल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। याद रखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी क्रिकेट टीम से, न्यूजीलैंड से। इससे पहले न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं वो 3 ऐसे प्लेयर हैं जो इस अवार्ड को जीत चुके हैं। एक तो डेनियल विटोरी हैं, दूसरे जो है वो ब्रेंडन मैककलम है, और तीसरे जो है वो केन विलियमसन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इसका मतलब न्यूजीलैंडर्स जो है वो खेल भावना बनाए रखने में जाने जाते हैं। चौथी बार जो है वो उनके प्लेयर को ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर हैं डैरियल मिचेल, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन ये उनको अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि आईसीसी मेंस 2020 का एक वर्ल्ड कप चल रहा था 2021 में। उसका सेमीफाइनल था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, और इंग्लैंड के एक बॉलर ने जो है वो इनको रन लेने के टाइम पीरियड पे रोक लिया, और इन्होंने फिर रन लेने से मना कर दिया। जबकि एक हाई हीट मैच था, ये बहुत ही फंसा हुआ मैच था, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने जो है वो रन लेने से मना कर दिया। बाद में इस मैच को न्यूजीलैंड जो है वो जीत भी गया था। तो इस खेल भावना को बनाए रखने के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया, और इन्होंने उस बॉलर का सम्मान किया, और वो रन जो है वो नहीं लिया। और आप कह सकते हो इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू जो है वो किया था, इंडिया के अगेंस्ट किया था T20 क्रिकेट के अंदर फरवरी 2019 में। तो बहुत ही शानदार जो है वो प्लेयर हैं। लेकिन आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो अवार्ड है वो हर साल दिया जाता है, और ये एक प्लेयर को रिकॉग्नाइज करता है, ताकि खेल भावना को जो है जिसने बनाया है पूरे 1 साल के अंदर। तो नाम जरूर याद रखेंगे, डैरिल मिचेल। लेकिन दोस्तों जो बाकी नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शाहीन अफरीदी का नाम यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने अवार्ड जीता है सर गारफील्ड अवार्ड। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है
वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है। याद रखना है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेकिन मेंस कैटेगरी के अंदर। तो ये अवार्ड जो है वो शाहीन अफरीदी को मिला। हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको 2-3 दिन पहले ही कवर किया है। नेक्स्ट, बाबर आजम जो है, इनको मेंस ओडीआई क्रिकेट का अवार्ड मिला है, मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। मोहम्मद रिजवान मेंस कैटेगरी के अंदर जो है वो इनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसे ही जो रूट हैं, जो रूट को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। सारे के सारे याद रखने, ये आपको 100% क्वेश्चन में काम आएंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी ऐसी साइट है जिसको इंडिया में से नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर 2022-23 में? विच साइट इज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फॉर 2022-23? और ये हमारे पास टेम्पल है। ये टेम्पल हमारे पास कौन सा है? होयसाला टेम्पल, जो कि कहां पे स्थित है? कर्नाटका के अंदर स्थित है। याद रखना है कौन सी स्टेट में स्थित है? कर्नाटका के अंदर। और आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया ने फाइनलाइज किया है नॉमिनेशन को होयसाला टेम्पल, जो कि कर्नाटका के अंदर स्थित है, और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर नॉमिनेट किया है 2022 और 23 की। तो ये होयसाला टेम्पल जो है वो 3 जगह पे अगर आप देखोगे ये फैला हुआ है, एक बेल्लूर में, एक हलेबीडू में, और एक हमारे पास है सोमनाथपुरा के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे यूनेस्को के जो होयसाला टेम्पल्स के बेसिस पे इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था, वो 2014 में ही डाल दिया गया था। टेंटेटिव का मतलब आगे जाके जो है वो इसको कभी ना कभी जो है वो हम जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना सकते हैं। और इसका कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते ही, मतलब इसको हमने बचा के रखना है, कंजर्व करके रखना है, इसीलिए इसको जो है वो इस टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाला गया था। अब होगा क्या इसके अंदर कि जो यूनेस्को है उससे कुछ जो बंदे हैं वो यहाँ पे आएंगे इस साइट के ऊपर, इंस्पेक्शन करेंगे, और वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में जो वो इंस्पेक्शन करेंगे अभी 2022 में। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड करना है या फिर नहीं करना। और अगर आप होयसाला टेम्पल्स को ध्यान से देखो, ये वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है वो उनको मिल भी सकता है। अगर मिल भी गया तो इसका मतलब ये 4th साइट होगी कर्नाटका के अंदर जिनको ये स्टेटस मिल जाएगा। अगर मतलब इंस्पेक्शन हो गई, उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ बिल्कुल इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहिए, तो ये 4th ऐसी साइट होगी कर्नाटका के अंदर जिसको ऐड किया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। इससे पहले जो है वो कर्नाटका में 3 साइट्स हैं। एक हम्पी है हमारे पास, हम्पी हम्पी मॉन्यूमेंट्स बहुत ही फेमस है विजयनगर एरिया के अंदर। एक हमारे पास पद्दकल है, याद रखना है पतदकल। और ये पतदकल जो है वो कम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे जो है वो इसको बनाया गया था। और साथ ही साथ आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट्स है हमारे पास, वो मतलब उसमें बहुत सा एरिया आ जाता है लेकिन उसमें कर्नाटका का पार्ट भी है। तो ये 3 साइट्स ऑलरेडी कर्नाटका की डिक्लेयर्ड हैं, ये चौथी जो है वो साइट बन जाएगी। लेकिन आपने साथ ही होयसाला टेम्पल के बारे में जरूर याद रखना है। होयसाला जो एम्परर्स हैं, जो रूलर्स थे उनके, वो उस टाइम पीरियड पे कर्नाटका और आजकल का अगर आप तमिलनाडु देखोगे इन एरियाज के ऊपर रूल करते थे, और इन्होंने कम से कम 300 साल तक जो है वो रूल किया है। इनकी पहली कैपिटल जो है वो बेल्लूर होती थी, फिर बाद में इन्होंने हलेबीडु जो है वो कैपिटल बना ली थी। और होयसाला डायनेस्टी के जो फाउंडर रहे हैं उनका नाम था साला, इसीलिए जो है वो इनका नाम जो है वो होयसाला पड़ा था। इसके बाद बहुत से रूलर आए हैं, जैसे विष्णुवर्धन आए, नरसिम्हा वन जो हैं वो यहाँ पे आए थे, फिर नरसिम्हा 3, जो फेमस रूलर हैं वो ये हैं। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में खास तौर से यूनेस्को के याद रखना आपने कि ये वो साइट्स होती हैं जो कल्चरल बेसिस पे या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको जो है वो बचा के रखना है, कंजर्व करके रखना है। वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में जो है वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बता के जाएंगे, इसलिए उनको बचा के रखना जरूरी है। मेन वो कल्चरल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे इसको जरूर देखते हैं। और इसमें आप यूनेस्को के बारे में तो याद रख ही सकते हो। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों पेरिस में है, फ्रांस के अंदर, और यूनेस्को के जो हेड हैं वो ऑड्रे अजौले हैं, ऑड्रे अजौले। तो नाम जरूर याद रखना आपने। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप पिक्चर से करोगे, है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि चाइना ने एक व्यक्ति को जो है वो सम्मान दिया है जो कि गलवान वैली का एक कमांडर था, और उनको सम्मान क्या मिला है कि विंटर ओलंपिक्स जो अभी चाइना में होने वाली हैं तो वहां पे वो टॉर्च बियरर होगा। तो मतलब आप कह सकते हो टॉर्च बियरर जो वो मशाल लेके जाते हैं और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हैंड ओवर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्च बियरर। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने जो है वो एक पीपल लिबरेशन आर्मी का, PLA आर्मी का एक बंदा जो है, एक जवान जो है वो चुना है, और वो गलवान वैली क्लैश के टाइम पीरियड पे जो है वो वहां पे इन्वॉल्व था। तो पीपल लिबरेशन आर्मी का जो रेजिमेंट कमांडर था जिनका नाम था क्यू फेबियो, आप नाम जो है वो याद रख सकते हो, क्यू फेबो।
बेसिकली आपको एग्जामिनर नाम जो है वो शायद ना पूछे, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है पीपल लिबरेशन आर्मी का था, मतलब चाइना से वो बिलोंग करता है। और ये विंटर ओलंपिक्स जो अभी होने वाली हैं 2022 में, फरवरी के महीने में ही होने वाली हैं दोस्तों, अभी स्टार्ट हो जाएंगी 4 या 5 को 2022 में होंगी, और ये 24th ओलंपिक विंटर गेम्स के तौर पे जानी जाएंगी। और ये इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स जो है वो किया जाएगा फरवरी 2022 में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो मेडल्स आएंगे उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ये मशाल जो है वो कौन कैरी कर रहा था, ये मशाल का कैरी कर रहे थे वोंग मेंग। वोंग मेंग जो है वो चाइना से 4 बार जो है वो शॉर्ट ट्रैक में ओलंपिक जो है जीत चुके हैं स्केटिंग चैंपियनशिप के अंदर, और इन्होंने अपनी मशाल जो है वो किसको दी, क्यू फेबो को। और गलवान वैली क्लैश मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि 2020 में लद्दाख वाले एरिया में, जो लद्दाख की गलवान वैली है, तो वहां पे इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो एक तरह से क्लैश हो गया था। इंडियन आर्मी थी एक तरफ, चाइना आर्मी थी, जिसमें 20 इंडियन आर्मी के जवान जो है वो शहीद हो गए थे। और इसके तहत जो है हम इसको जो है वो एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने अपने एक कमांडर को, क्यू फेबो को जो है वो ये सम्मान दिया कि वो मशाल को आगे लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, खास करके इंडिया जो है वो इसको निगलेक्ट करेगा कि आपने ये सम्मान जो है वो क्यों दिया है, जबकि हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हो गए थे, और इसको हम क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। चाइना ने जो हमारा पीपल लिबरेशन आर्मी है उनकी, वहां के एक रेजिमेंट कमांडर जिनका नाम है क्यू फेबियो, उनको सम्मान देते हुए उनको मशाल को आगे बढ़ाने का काम जो है वो सौंपा है। और ये इसमें याद क्या रखना है, 24th विंटर ओलंपिक्स जो है वो कहां पे होने वाली है, बीजिंग 2022 इसको नाम दिया गया है, और बीजिंग में ये होंगी, चाइना के अंदर इसको किया जाएगा। इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, गेम्स 24x7 ने किसको अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर स्पेशली प्रमोट करने के लिए, रमी सर्कल को। मतलब गेम्स 24x7 जो है वो एक गेमिंग कंपनी है जिसके अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे रमी सर्कल हो गया, एक कैरम जो है वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके पास, एक माई 11 सर्कल है, एक यू गेम्स प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो सारे गेम्स 24x7 एक गेमिंग कंपनी के हैं। तो इन्होंने रमी सर्कल को, स्पेशली रमी सर्कल को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, ये बनाया है बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और आपने याद रखना है कि इस पार्टनरशिप के अंदर जो है वो कई मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऋतिक रोशन जो है वो इस रमी सर्कल को प्रमोट करेंगे, और वो टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस रमी सर्कल को प्रमोट करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऋतिक रोशन का फोटो, और वो इस ब्रांड को जो है वो प्रमोट करेंगे, स्पेशली रमी सर्कल को। और इसके तहत जो है वो एक नया कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, हैशटैग रहो एक कदम आके, जो कि टेलीविजन के ऊपर एक कमर्शियल एड के बेसिस पे चलाया जाएगा 29 जनवरी से, और ऑलरेडी जो है वो चल भी रहा है। और 2021 में गेम्स 24x7 ने ही रणवीर सिंह को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था माई 11 सर्कल के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे माई 11 सर्कल है, इसके लिए रणवीर सिंह को बना दिया, और रमी सर्कल के लिए किसको बना दिया, ऋतिक रोशन को। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज को प्ले करने के लिए, या ऑनलाइन रमी गेम्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी जो है वो साथ में यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप कह सकते हो सिंपल तरीके से इसको याद रखना है, क्वेश्चन को जितना स्लाइड से दिख रहा है उतना भी याद रख सकते हो, लेकिन गेम्स 24x7 के बारे में याद रखें, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो सबसे पहला नाम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे एक प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है यूनिक्स, और यूनिक्स जो है वो एक मोबाइल एसेसरी बनाने वाली एक इंडियन कंपनी है। और एक और भी ब्रांड के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वन प्लस वियरेबल्स के, जो वन प्लस की घड़ी है, वन प्लस जो ब्रांड है उसके बैंड हैं, तो उनको पहनने के लिए जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जसप्रीत बुमराह। रविंद्र जडेजा का नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किनारा कैपिटल का, किनारा कैपिटल। और साथ ही साथ ये एसिक्स जो कि एक बहुत ही फेमस जापानी शूज ब्रांड है, तो उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ऋषभ पंत जो है वो रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो सारी की सारी ऑप्शंस आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने जो है वो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, और उस मिसाइल का नाम क्या है, वासोंग 12 या वासोंग 12। तो आपने कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है वासोंग 12, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया ने किया है,
और ये इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया से ही हमें पता लगी है, मतलब नॉर्थ कोरिया ने ये जानकारी खुद से दी है कि हमने जो है वो इस मिसाइल का टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और ये 800 किलोमीटर तक जो है वो इसको जो है वो उड़ाया गया मिसाइल को, और साथ ही साथ कितने एल्टीट्यूड पे, कितनी हाइट पे, 2000 किलोमीटर पे। लेकिन अगर इसको फुल पावर पे इसको अगर यूज करना हो तो ये 4000 किलोमीटर तक जो है वो फ्लाई कर सकती है। लेकिन अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज देखी जाए, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये 6000 किलोमीटर तक जो है वो पहुंच सकती है। तो ये भी आप जो है वो साथ में याद रख सकते हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत सी मिसाइल को जो है वो लॉन्च कर रहा है, और खास करके बीजिंग ओलंपिक्स 2022 से पहले जो है वो बहुत सी मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च करेगा। और अगर आप ये लॉन्च भी देखोगे, जो हवासोंग हमारे पास मिसाइल है, इसका जो है वो 7th टेस्ट है ये 2022 का, मतलब कह सकते हो 2022 में 7th मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई, और उसका नाम क्या है, वासोंग। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इसका मेन मकसद यही है कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। और वासोंग 12 जो कि लोगों ने सबसे पहली बार देखी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो पहली बार प्रदर्शित की गई थी जब इनकी नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री परेड हुई थी 2017 में, तब इसको पहली बार जो है वो पब्लिकली प्रदर्शित किया गया था। और नॉर्थ कोरिया रिसेंटली दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो है वो टेस्ट कर चुका है, और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का भी जो है वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, और इसके ऊपर कोई रोक भी नहीं लगाई गई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो इस तरह से जो है वो अलग अलग तरह से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में याद रखना है, इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो है किम योंग उन, और साथ ही इसके जो करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, एक बुक लिखी गई है इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया जो कि एक भारत है, तो उसमें सिविलाइजेशन कैसी थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब हिस्ट्री के बेसिस पे इसको बताया गया, और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो वो रूल किया या क्या उन्होंने किया उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। और ये बुक का ये सेकंड एडिशन है, मतलब क्योंकि ये ट्रायोलॉजी है, मतलब 3 पार्ट में ये बुक आएगी। ये बेसिकली एक तरह का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था जब हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे हम। दूसरा पार्ट अभी जून 2021 में बेसिकली लॉन्च किया जाएगा 2022 में, और तीसरा पार्ट जो है आप कह सकते हो 2023 में उसको लॉन्च किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली है, इसको याद रखना है जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं। और इस बुक को लिखा है जे साई दीपक ने, आंसर होगा डी। तो आप यहाँ पे बुक का कवर पेज देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, इंडिया दैट इज भारत। और ये बुक जो है वो लिखी किसने, जे साई दीपक ने, जो कि एक बहुत ही फेमस, आप कह सकते हो कि लॉयर तो है ही हैं, साथ में ऑथर हैं, इंजीनियर हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। लेकिन इस बुक के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि जो हमारी लाइक यूरोपियन कॉलोनियलिज्म रहा है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने रूल किया है, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए हमारे पास, उसके बाद फ्रेंच आए, तो इन्होंने रूल किया है, तो किस तरह से इन्होंने रूल किया है इंडिया के ऊपर, और किस तरह से जो है वो धीरे धीरे करके हमारे कल्चर में, हिस्ट्री में, एजुकेशन में, लैंग्वेज में, या और अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको चेंज किया है, और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने या जो भी यहाँ पे रूल करना है उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। खास करके मैं ब्रिटिशर्स की बात करता हूँ क्योंकि मेन रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड सो ऑन। और किस तरह से उन्होंने रूल किया उसके बारे में बताया हुआ है, और मेन भारत या भारतीय वर्ड के ऊपर जो है वो खास फोकस जो है वो किया गया है। तो याद रखना है ये बुक किसने लिखी है, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल के बारे में है या किस तरह से ब्रिटिशर ने रूल किया उसके बारे में, तो इसलिए जरूर याद रखना है इसको। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहला देख रहे हो वेंकटा राघवन श्रीनिवासन, इन्होंने एक बुक लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स, मतलब इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो किस तरह से बनी है स्टार्टिंग से, तो वो इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट चिदानंद राजगट्टा, इन्होंने बुक लिखी है कमला हैरिस, जो कि आप कह सकते हो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो उनकी बायोग्राफी लिखी है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। नेक्स्ट डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, इन्होंने बुक लिखी है गीता गोविंदा, बहुत ही फेमस है, याद रखोगे, गीता गोविंदा और जयदेव डिवाइन ओडिसी, तो इसको याद रख सकते हो गीता गोविंदा के नाम से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंट्री ने डिसाइड किया है, कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो पेट्रोल और डीजल जो है वो इंडियन ऑयल लिमिटेड से खरीदेंगे, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है वो चल रहा है।
और ये कंट्री है दोस्तों हमारे पास श्रीलंका। हम इस क्वेश्चन को बहुत बार कवर कर चुके हैं क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने $500 मिलियन जो है वो दिए थे एज ए क्रेडिट असिस्टेंस, ताकि वो अपनी इस परेशानी को दूर कर सके। तो अब देख सकते हो श्रीलंका जो है वो फ्यूल जो है वो इंडिया से खरीदेगा, खास करके अपने कंपनी का नाम याद रखना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से खरीदेगा, ताकि एनर्जी क्राइसिस को खत्म किया जा सके। और स्पेशली 40,000, याद रखना है 40,000 मेट्रिक टन जो है वो पेट्रोल और 40,000 मेट्रिक टन ही डीजल जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से खरीदा जाएगा। तो श्रीलंका ने जो है वो पावर कट्स भी लगाने स्टार्ट कर दिए, खास करके पीक आवर्स के अंदर, क्योंकि स्टेट पावर एंटिटी के पास जो है वो फ्यूल ही नहीं है टरबाइंस को रन करने के लिए, मतलब पावर जनरेशन के लिए उनके पास जो है वो टरबाइंस को चलाने के लिए पैसे ही नहीं है, और उस पैसे नहीं है तो इसका मतलब उनके पास फ्यूल जो है वो नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2022 में जनवरी में ही कि हम $1 बिलियन असिस्टेंस आपको पैकेज दे रहे हैं, ताकि आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंप्रूव कर सको और श्रीलंका के पास कुछ पैसा आ सके और वो अपने इंपोर्ट्स को जो है वो पूरा कर सके। और श्रीलंका जो है वो बहुत ही सीवियर फॉरेन क्राइसिस जो है वो फेल कर रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस होने के कारण उनके पास डॉलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है, जिसके कारण जो है वो मार्केट से, मतलब फॉरेन मार्केट से वो चीज़ें नहीं मंगवा पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और फूड शॉर्टेजेस जो है वो श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और इंडियन गवर्नमेंट में मैं बता चुका हूँ $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ताकि वो अर्जेंट फ्यूल इंपोर्ट जो है वो किसी कंट्री से अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो उनको अलग से $1 बिलियन लोन दिया है, तो वो भी जो है वो लाइक फूड आइटम्स और मेडिसिन खरीदने के लिए हमने दिया है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस टाइम पीरियड पे श्रीलंका की, और श्रीलंका को समझना चाहिए कि चाइना की बजाय जो है वो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको भी इंडिया के ऊपर। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो महिंदा राजापक्सा हैं, और कैपिटल जो है वो कोलंबो है, और एक श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, और करेंसी जो है वो यहाँ पे श्रीलंकन रुपी है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है सिंपल कंपनी के साथ, जो कि एक बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म है, ताकि बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज जो है वो मर्चेंट्स को मिल सके इस कंपनी की, और इस कंपनी का नाम है दुकान। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझने की जरूरत है, ये दुकान और सिंपल कंपनी के बारे में क्वेश्चन अपने आप समझ जाओगे। दुकान जो है वो बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि 2020 में खोला गया था कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, और इसका मेन मकसद था कि जो दुकानें बंद हो चुकी हैं वो अपने सामान को ऑनलाइन जो है वो बेच सकते हैं। तो अपने दुकान एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे आप अपने ऑनलाइन स्टोर जो है वो खोल सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। तो ये स्टार्टअप जो है वो उन स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। वो कोई भी तरह की शॉप है, चाहे वो ब्रिक और मोर्टर शॉप है, तो वो भी अपने सामान को जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। और जो सिंपल है वो एक तरह से बाय नाउ पे लेटर एक प्लेटफॉर्म है, जिसको यूज करके आप सामान तो अभी खरीद सकते हो, लेकिन आप पे बाद में कर सकते हो, जिसके कारण जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंपनी ने सिंपल के साथ टाई अप किया है, ताकि जो बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज है वो मर्चेंट्स को दे सकें। मतलब कुछ पैसे जो है वो दुकान के ऊपर जो रजिस्टर्ड हैं यूजर्स, जो कि सेल कर रहे हैं वहां पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को, जो दुकानदार हैं, तो वो पहले जो है वो सामान को खरीद सकते हैं यहाँ से क्रेडिट लेके, कहाँ से? सिंपल से, और उसके बाद जो उनको पे जो है वो बाद में कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो क्वेश्चन याद रहेगा, दुकान पार्टनर्स विद सिंपल टू प्रोवाइड बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज। और साथ में जो सिंपल है हमारे पास कंपनी, वो मर्चेंट्स को एक और सहायता प्रदान करती है कि वन क्लिक प्लेटफॉर्म, कि अगर आपने अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं तो आप उनके मोबाइल पे एक मैसेज भेज सकते हो, डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। पे लेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बायर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और टू इनेबल देम टू फील सिक्योर एंड सेफ वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। मतलब अगर आप दुकान एप्लीकेशन से शॉपिंग करोगे, वहां से कुछ खरीदोगे, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और इस एप्लीकेशन के तहत, सिंपल प्लेटफॉर्म के तहत, मर्चेंट्स जो हैं वो कस्टमर्स के साथ जो है वो अच्छा ताल्लुकात रख सकती हैं, क्योंकि एक तरह की सेफ्टी जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है, एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। सिंपल के बारे में याद रख सकते हो कि इसको 2015 में बनाया गया था, और दुकान एक स्टार्टअप है, 2020 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सबको पता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, और इसका थीम इस साल का क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि जो वेटलैंड्स हैं हमारे पास, जिसको हमने संभाल के रखना है, बायोडाइवर्सिटी को संभालने के रखने के लिए, तो उसके लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि किस तरह से हमने इन वेटलैंड्स को संभाल के रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2022 को मनाया गया, और इसका थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 1997 में मनाया गया था, क्योंकि इस दिन जो है वो एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। वो कन्वेंशन थी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कौन सी जगह है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को हम जो है वो बचा के रख सकते हैं, सस्टेन रख सकते हैं, जो कि 1971 में हुई थी। ईरान का एक शहर जिसका नाम है रामसर, जो कि कैस्पियन सी के पास बना हुआ है। इसीलिए जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है उनको हम किस नाम से जानते हैं, रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये कन्वेंशन जो है वो 1971 में अडॉप्ट की गई है और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है और एक फ्रेमवर्क देती है कि इसको किस तरह से कंजर्व करना है और हमने वेटलैंड के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। और इस कन्वेंशन को अगर ध्यान से देखें तो इस कन्वेंशन को मानने वाले कंट्री जो है वो कितने हैं, 172 कंट्रीज हैं। और ये जरूरी है कि हर कंट्री का कम से कम एक वेटलैंड जो है वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर इंक्लूड हो, मतलब इन 172 कंट्रीज में से कम हर कंट्री की एक साइट तो रामसर साइट जो है वो होनी चाहिए। और इसमें एक जो है वो एटलस भी जो है वो रिलीज किया गया है इस दिन को मनाने के लिए, जिसको कहते हैं नेशनल वेटलैंड चेंज एटलस, नेशनल वेटलैंड चेंज एटलस, जिसमें वेटलैंड्स के बारे में सब कुछ बताया होगा। ये 10 साल के बाद रिलीज किया जाता है, मतलब 2011 में आया था, अब 2021 तक का डाटा जो है वो इसमें शामिल है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये भी जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन जो है वो किया गया है उसका उद्घाटन। लेकिन दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और है, क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड डे है तो इस दिन इंडिया का जो है वो वेटलैंड नया बनाया गया है, मतलब आप कह सकते हो कि 2 नए वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूली डिक्लेयर्ड वेटलैंड ऑफ इंडिया। तो एक नहीं है, 2 हैं। एक तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहां पे है, गुजरात के अंदर, और एक बखरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहां पे है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दोनों को नई वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर किया गया। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन जो है वो 99% चांस है आ सकते हैं। तो अगर आप फरवरी 2022 तक का डाटा ध्यान से देखोगे तो अब इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, तो ये होगी हमारे पास 49। और इंडिया का टोटल रामसर साइट्स का जो एरिया है वो 10,93,000 हेक्टेयर है, जो कि साउथ एशिया में हाईएस्ट है। साउथ एशिया में हाईएस्ट रामसर साइट्स का एरिया जो है वो इंडिया का है। और ये दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मनाता है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आयंगर एंडरसन है, याद रखोगे आप। और साथ ही साथ इसकी मेंबर कंट्रीज 193 हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी कीनिया के अंदर है और इसका जो स्थापना है वो 1972 में की गई थी। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी मैंने आपको बताई हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली मांडू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है? तो मांडू एक एरिया है, कौन सी स्टेट का, मध्य प्रदेश का। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये मांडू फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से इसका आयोजन किया गया, बहुत धूमधाम से इसका आयोजन किया गया। और ये अलग अलग तरह के लाइव कंसर्ट्स, उसमें लोकल क्राफ्ट्समैन आते हैं जो हाथ से चीजें बनाते हैं, लोकल जो खाने पीने की चीजें वो बनाई जाती हैं। इसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, साइकिलिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो हो सके। तो ये हिंदू गॉड गणेश के लिए भी मनाया जाता है, जो कि शिवजी भगवान के बेटे माने जाते हैं। और मांडू या मांडवगढ़ जो है वो एक पुराना शहर है जिसको आजकल मांडव एरिया के नाम से जाना जाता है, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दर्द डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये मांडू के साथ साथ उज्जैन में भी मनाया जाता है और इंदौर में भी मनाया जाता है। और आप कह सकते हो कि ये कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशनल है किसका, मध्य प्रदेश का। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, मंगूभाई छगनभाई पटेल। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत से नेशनल पार्क, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया अगर किसी इंडिया में किसी स्टेट का है तो वो एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, याद रखना आपने। और बहुत से यहाँ पे नेशनल पार्क है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप वन बिहार नेशनल पार्क देख सकते हो, शिवपुरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, शिवपुरी नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, 18 में से एक बायोस्फीयर रिजर्व है, संजय नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है यहाँ पे, माधव नेशनल पार्क बहुत फेमस, माधव नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व अगेन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही पेंच नेशनल पार्क, पेंच, फॉसिल नेशनल पार्क, और यहीं पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ जो है वो पूरे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, याद रखना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवी ने एक फ्लाइट टेस्टिंग की है, एक आप कह सकते हो फाइटर जेट की, जिसका नाम है राफेल एम। अब राफेल तो यार सबको पता है कि हम फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी से हमने राफेल लिए हैं,
तो ये राफेल एम वर्जन है उसका। यहाँ पे एम का मतलब आपने बताना है, एम का मतलब क्या है, मैरीटाइम। तो आंसर क्या होगा, इसको बी होगा। तो इसको इंडियन नेवी शिप जो हमारे पास विक्रांत है, तो वहां पे इसको जो है वो लॉन्च करना है, मतलब वहां पे जो है वो इसको रखना है ताकि इंडियन नेवी की सुरक्षा को सशक्त किया जा सके, इंडियन नेवी की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन नेवी शिप जो हंसा है गोवा के अंदर, वहां पे सिमिलर कंडीशन जो है वो आईएनएस विक्रांत की क्रिएट की गई और उसके जैसे ही जो है वो इसकी टेस्टिंग जो है वो वहां पे की गई है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको आईएनएस विक्रांत पे ही जो है वो हमने इंडक्ट करना है, वहीं पे हमने इसको रखना है। तो आईएनएस हंसा पे जो है वो टेस्टिंग की गई है, लेकिन रखना कहां पे, आईएनएस विक्रांत में। और राफेल एम और साथ ही यूएस का जो सुपर हॉर्नेट है, ये दोनों जो है वो आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यूएस ने भी कहा है सुपर हॉर्नेट खरीदने के लिए इंडिया को, तो इसके भी टेस्टिंग जो है वो आईएनएस हंसा के ऊपर अभी की जाएगी। और राफेल एम जो है वो 12 दिन की टेस्टिंग के बाद जो है वो आप कह सकते हो सक्सेसफुल हुआ है और 283 मीटर जो है वो यहाँ पे स्काई जंप फैसिलिटी के थ्रू जो है वो आईएनएस हंसा के ऊपर इसकी टेस्टिंग की गई है। और जो सुपर हॉर्नेट है ये दोस्तों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों एक जैसे हैं, राफेल एम और यूएस का जो सुपर हॉर्नेट है। और स्पेशली यूएस ने कहा है कि आप इसको हमसे खरीद सकते हो, तो इसके भी टेस्ट जो है वो आईएनएस हंसा के ऊपर होंगे। लेकिन जो राफेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी के साथ टाई अप किया था कि फ्लाई अवे कंडीशन में आप देंगे, मतलब पूरा का पूरा बना के देंगे। टोटल 36 राफेल 36 राफेल्स का ऑर्डर था, जिसमें से 35 हमारे पास आ चुके हैं, एक रह चुका है। तो एक जो है वो अप्रैल 2022 से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल 2022 डेडलाइन है इस पूरे प्रोजेक्ट की। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है हमारे पास कौन है, आर हरि कुमार, याद रखोगे, आर हरि कुमार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिथाली राज जो कि दूसरे रैंक पे आ चुके हैं दोस्तों वुमेन ओडीआई बैटिंग रैंकिंग के अंदर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिसेंटली वुमेन रैंकिंग जो है वो जारी की है ओडीआई की, और उसमें दूसरे स्थान पे कौन है, हमारे इंडिया की कैप्टन, और वो कौन है, मिथाली राज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरे रैंक पे मिथाली राज है, लेकिन सबसे पहला रैंक जो है वो एलिसा हेले का है, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और तीसरा रैंक जो है वो लिजल ली का है, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। तो ये भी आपने जो है वो साथ में थोड़ा सा याद रखना, पहला रैंक जरूर याद रखना है। और इंडिया के एक और प्लेयर हैं जो टॉप 10 में शामिल है, और कोई प्लेयर शामिल नहीं है, स्मृति मंदाना है, जिनका 6th रैंक है। तो इसका मतलब इंडिया की टॉप 10 में 2 प्लेयर हैं, एक तो मिथाली राज है, एक स्मृति मंदाना है। इनका दूसरा रैंक है, इनका 6th रैंक है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया की जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रैंकिंग इंप्रूव की है, क्योंकि रिसेंटली आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट होगा, जिसको होस्ट कौन कर रहा है, न्यूजीलैंड 2022 में। तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे उनकी रैंकिंग अप्रूव होना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। और स्मृति मंदाना के बारे में याद रखना है, स्मृति मंदाना को आईसीसी की तरफ से जो है वो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2021 का। उनकी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। और साथ में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में याद रखेंगे, टोटल 106 कंट्रीज हैं आईसीसी की, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं ग्रेग बाकले। ग्रेग बाकले न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई के अंदर है, और इसको बनाया गया था 1909 में। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया गया है ताकि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के ऊपर रिसर्च की जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। और ये कहां पे बनाया गया है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप स्लाइड से करोगे। और ये बनाया गया आईआईटी धारवाड़ में, जो कि कहां पे स्थित है, कर्नाटका के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख लें इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या हेल्प करेगा, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव चल रहा है ऑलरेडी कि हमने क्लीन एनर्जी जो है वो यूज करनी है, तो 50% इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा जो रिन्यूएबल से होगी 2030 तक। क्योंकि 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमने 450 गीगावाट तक जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पैदा करनी है। और 2022 का इस साल का हमारा टारगेट है कि एंड तक बिल्कुल 175 गीगावाट जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे, जिसमें हम 150 गीगावाट को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको हमने अचीव करना है 2030 तक, टोटल 17 गोल्स हैं। तो उसमें गोल नंबर जो 7 है वो भी यही कहता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, और नेट जीरो एमिशन को हमने लेके आना है। और इंडिया ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज का जो नेटवर्क है उसके अंदर कह चुके हैं कि 2070 तक जो है इंडिया नेट जीरो एमिशन के ऊपर काम जरूर कर रहा है, कि 2070 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। तो इसको अलग अलग फेजेस में जो बनाया जाएगा, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर इनोवेशन की जाएगी,
इसके ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी ताकि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के ऊपर हम काम कर सकें। इंडिया ऑलरेडी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन एमिशन को कम कर सकें। तो याद रखना IIT धारवाड़ में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट आप नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड देख रहे हो। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी वासोंग 12 जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया है, ऑलरेडी हो चुका है। इंडियन नेवी ने एक फ्लाइट टेस्ट किया है राफेल मैरीटाइम का, ऑलरेडी हम कर चुके हैं INS हंसा के ऊपर। मिथाली राज का रैंक सेकंड आ चुका है ICC वुमेन ODI रैंकिंग के अंदर, फिर से कर चुके हैं ये क्वेश्चन। श्रीलंका इंडियन ऑयल से जो है वो 40,000 मेट्रिक टन जो है वो डीजल और पेट्रोल खरीदेगा, ये भी कर चुके हैं। WHO की एक रिपोर्ट है कि कोविड-19 के दौरान जो है वो मेडिकल वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन्वायरमेंट तो खराब होगा ही होगा, साथ में लोगों की हेल्थ भी जो है वो इससे खराब होगी। तो ये WHO की रिपोर्ट है, सिंपली इस न्यूज को पढ़ना है आपने। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को बनाया गया, इसको भी हम कर चुके हैं और इंडिया में 49 वेटलैंड जो है वो हो चुके हैं। तो सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आते हैं 2 फरवरी 2022 के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि इनमें से कौन सी जो है वो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है या उसका इंडेक्स जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो टेपिक्स जो है उसको आप टेडपिक्स भी लिख सकते हो, मतलब उसको TEDPIX भी लिखा जाता है। और ये एक तरह से स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो कि पूरी मार्केट को ट्रैक करता है, किसकी, तेहरान की। तो तेहरान स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स है। नेक्स्ट है निकेई 225, नाम से पता लग रहा है बहुत ही फेमस है, ये टोक्यो का मेन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। FTSE जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज का जो है 100 कंपनीज का एक इंडेक्स है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता है। तो ये सारे के सारे किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडेक्सेस हैं, लेकिन ये किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स नहीं है, तो आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो CRR कितना रख सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आपने बताना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम CRR जो है वो कितना हो सकता है। अगर इन ऑप्शंस के अंदर आंसर नहीं है तो आप मुझे अलग से बताएंगे, तो लेकिन आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो और इस बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।